तो भाई आज का चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर का नाम है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आज की इस क्लास में हमारा जो रहेगा इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग रहेगा। अब बात कर लेते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटी क्या है, किस तरह से है, हम बात करते हैं। पार्ट सी, इशू ऑफ सिक्योरिटी, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अब इशू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो बात करता है 23। सेक्शन 23 दो पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 बात करता है इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय द पब्लिक कंपनी, इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय द पब्लिक कंपनी। और दूसरा जो है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 बात करता है इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय द प्राइवेट कंपनी। दोनों समझ आ गया। अब बात करते हैं एक पब्लिक कंपनी किस तरह से, किन किन तरीकों से अपनी सिक्योरिटी को इशू कर सकती है। एक पब्लिक कंपनी किन किन तरीकों से अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है सबसे पहले पब्लिक ऑफर के द्वारा। वो प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक ऑफर दे सकती है इन अकॉर्डेंस विद द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या से कंपनी कर सकती है कि भाई वो प्राइवेटली कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन को क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। और तीसरा राइट इशू या बोनस इशू के थ्रू। ये राइट इशू क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। समझ आ गई मेरी बात। तो पब्लिक इशू किन, पब्लिक कंपनी किन किन तरीकों से अपनी शेयर्स, अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है, मेरे को बताओगे? तो पब्लिक प्रोस्पेक्टस देके, प्राइवेट प्लेस में कंप्लाइन करके और राइट करके बोनस इशू। हाँ, क्लियर है। अब पब्लिक ऑफर जो दिया जाता है, पब्लिक ऑफर दो तरह का होता है। पब्लिक ऑफर होता क्या है? दो तरह का होता है। एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो बात करता है आईपीओ। आईपीओ क्या होते हैं? जब एक कंपनी, जब एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये अनलिस्टेड कंपनी, हमेशा आईपीओ किसका आता है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। जब वो फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर लिस्ट कराती है और फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने शेयर इश्यू करती है, फर्स्ट टाइम, तो उसे कहते हैं आईपीओ। और फर्दर पब्लिक ऑफर किसका आता है? हमेशा लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के केस में हमेशा क्या आता है? जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, इट मींस कि भाई वो पब्लिक ऑफर पहले ला चुकी है, अब वो दोबारा से अगर लेके आना चाहते हैं तो उसको फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। समझ आ गई। सैबी एक्ट के अंदर, सैबी जो सिक्योरिटी लॉ आप पढ़ोगे उसमें आप बड़े ध्यान से आईपीओ और एफपीओ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे डीपली। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अब आता है आगे, फॉर अ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड दैट प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटी। प्राइवेट कंपनी किस तरह से अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है? पहले प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक इशू लेके आ सकती है या नहीं ले सकती, आ सकती है? पहले मुझे बताओगे क्या प्राइवेट तो नहीं ला सकती। कहाँ लिखी है ये बात? नहीं कर सकती सर। हाँ, तो ये इस चीज के रिगार्डिंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी के किस चीज में लिखी होती है ये बात? सेक्शन 2
सेक्शन 2 आगे क्लॉज सेक्शन 2 क्लोज 68 सर, क्लॉज याद नहीं आ रहा। 68 सेक्शन 2 क्लोज 68 डेफिनेशन ऑफ ओके, प्राइवेट कंपनी। और ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है प्राइवेट कंपनी के? 68 प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के कहाँ पे लिखी होती हैं ये रिस्ट्रिक्शंस? किस चीज में होती है? सर, प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 चीजें होती है ना। पहला, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 सर, उनको होंगे। रिस्ट्रिक्शन, जी सर, उनको रिस्ट्रिक्शन होता है, उन्हें जी 200 मेंबर का रहता है, रेस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर करने के शेयर्स को, और पब्लिक जो है वो इशू नहीं ला सकती समझ आ गई? कोई भी सिक्योरिटी का। तो प्राइवेट कंपनी किन किन तरीकों जी से सर। अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, या राइट इशू के थ्रू, या बोनस इशू के थ्रू। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं दे सकती, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। क्लियर है? अब अगर किसी भी कंपनी जी सर, की क्लियर है। हाँ, अगर किसी भी कंपनी की मैं बात करूं कि भाई कोई कंपनी क्या लेके आ रही है, पब्लिक इशू लेके आ रही है, तो पब्लिक इशू लेते टाइम किन किन काफ़ी सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, उन लोगों को कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी कंपनी पब्लिक कंपनी कोई भी जो अपने शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहती है, या आईपीओ लेके आना चाहती है, पब्लिक में इशू लेके आना चाहती है, तो उसको कंपनी लॉ, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, सेबी आईसीटीआर रेगुलेशन, इन सबको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा। ये किस केस में है? जब एक पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आती है। और प्राइवेट कंपनी के केस में उस कंपनी को कंपनी लॉ के प्रोविजंस को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के केस में ओनली कंपनी लॉ, लेकिन एक पब्लिक कंपनी के केस में आपको इन 3-4 लॉ को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे फॉलो बताओ। करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब आता है काइंड ऑफ इशू ऑफ शेयर। काइंड ऑफ इशू ऑफ शेयर, एक कंपनी किन किन तरीकों से अपने शेयर इशू कर सकती है? आता है काइंड ऑफ इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले आता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अच्छा, क्या होता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम? कोई बताएगा मुझे? सर, उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करना प्रीमियम कहलाता है। कि भाई जब कंपनी उसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है, उससे अधिक प्राइस पे अपने शेयर इशू करती है, तो जितना भी फेस वैल्यू से ऊपर का प्राइस होता है वो क्या होता है? मान लो कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपए की, कंपनी ने शेयर इशू किए 50 रुपए के, तो प्रीमियम कितना हुआ? प्रीमियम 40 रुपए। इसमें 40 रुपए का क्या है? प्रीमियम। कंपनी में इशू शेयर एट अ प्रीमियम when it is able to sell them at a price above the par or above nominal value। ये कहना चाह रहा है कि भाई जब कंपनी अपनी पार वैल्यू मतलब अपनी फेस वैल्यू या फिर जो अपनी नॉमिनल वैल्यू से अधिक वैल्यू पे जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है, सेल करती है, तो उसे कहते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। कंपनीज एक्ट 2030 डज नॉट स्टिपुलेट एट कंडीशन रिस्ट्रिक्शन regulating the issue of share by the company at premium। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं भी कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है। लेकिन क्या है? साथ के साथ however the companies act does impose condition regulating the utilization of the amount of premium collected on the security। ये कहना चाह रहा है कि भाई however the companies act does impose condition, ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनीज एक्ट, ये कि हमने पढ़ा था ना जब हम अकाउंट्स में पढ़ते थे कि भाई जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो उनको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और प्रीमियम का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो कंपनी जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ऐसे ही यूज नहीं कर सकती, कुछ सिलेक्टेड यूज होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज, क्योंकि कैपिटल नेचर का होता है ये।
इसको शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाता है और कंपनी इसको फ्रीली यूज नहीं कर सकती। तो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन है? बताओगे मुझे? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पे लेके कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन है कंपनीज एक्ट में या नहीं है? हाँ सर, डिस्काउंट में शायद इशू नहीं कर सकते शेयर। अरे यार, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट पे तो मैं अभी आया ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू करते टाइम क्या कंपनीज एक्ट के अंदर कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी लॉ ने लगा रखी है या नहीं लगा रखी? दो तरीके हैं। सर लगा के रखिए ना, जब भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर वो करेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, जी सर। कंपनीज एक्ट के अंदर ध्यान से सुन लो, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दो चीजें हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट कुछ नहीं कहता। कंपनीज एक्ट इसके रिगार्डिंग साइलेंट है, कोई ना तो कोई कंडीशन है लॉ के अंदर, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है लॉ के अंदर। समझ आ गई? क्लियर है? जी इश्यू ऑफ सर। शेयर एट प्रीमियम के रिगार्डिंग कंपनी लॉ बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता, ना तो वो कोई कंडीशन लगाता ना रिस्ट्रिक्शन लगाता। लेकिन जब वो एक बार कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है प्रीमियम पे, तो वो प्रीमियम का पैसा कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के रिगार्डिंग कंपनी लॉ बात करता है। कंपनी लॉ ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन लगा रखी हैं और कुछ सिलेक्टेड पर्पस के लिए ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को यूज कर सकते हो। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। अब आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 बात करता है व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम, जब एक कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती है। अब प्रीमियम पे इशू करते टाइम या तो कैश में कर सकती है या कंसिडरेशन अदर देन कैश में कर सकती है। तो भाई जो भी अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट जो भी प्रीमियम का होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर। हाँ। एंड द प्रोविजन ऑफ, और इस शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। अब शेयर कैपिटल में आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जब आप कह रहे हो कि आप शेयर कैपिटल का पार्ट मानोगे, कोई भी पैसा आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से जब विड्रॉ करोगे तो उसको ये कहोगे इट इज अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर है? इट इज अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कोई भी पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से विड्रॉ ठीक है सर। होगा, माइनस होगा, तो उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक जी किसी सर का कोई क्लियर है। डाउट हो तो मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर। अब आगे बढ़े। जी सर क्लियर है। यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट, यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट बात करते हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट, यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। In accordance with the section 52 subsection 2 of the act, section 52 subsection 2 जो बोल रहा है in accordance with the provision of section 52 subsection 2 of the act,
द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को किन पर्पस के लिए आप यूज करोगे? पहला, बोनस शेयर इशू करने के लिए। अगर कंपनी कोई बोनस शेयर इशू कर रही है तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज वो कर सकती है। अगर कंपनी ने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अच्छा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं और जो जब सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम लगाते हैं वो सारे। जब कंपनी जब बनी भी नहीं थी उससे पहले कंपनी के प्रमोटर ने जो खर्चे करे, कंपनी को बनाने से पहले कंपनी के प्रमोटर ने जो खर्चे करे उसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, उनको पेमेंट करने के लिए, उनको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो। पहला किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का? बोनस शेयर इशू करने के लिए। दूसरा, राइट ऑफ करने के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा, किस पर्पस के लिए आप शेयर प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो? राइट ऑफ करने के लिए कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। आपने इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर इशू करते टाइम कोई कमीशन पे की है, कोई डिस्काउंट अलाउ किया है, तो आप उनके रिगार्डिंग भी क्या कर सकते हो? वो कमीशन पे की है तो उसके अमाउंट को राइट ऑफ कर सकते हो। तीसरा, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। अगर किसी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है तो उस रिडम्पशन पे अगर कोई प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसकी पेमेंट के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो। और लास्ट, फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर, मतलब बायबैक ऑफ शेयर के केस में, बायबैक के केस में, रिडम्पशन के केस में, बोनस इशू, बोनस शेयर के केस में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो। यहाँ तक डाउट क्लियर? यहाँ तक कुछ है तो मुझे बताओ, आगे बढ़े। नो सर, अब नहीं आता है। है प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। हम 12th के अंदर पढ़ते थे कि कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इशू किए, हम दिखाते थे ना एंट्री करके, कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इशू किए, 12th क्लास में भी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी, बट वो सारा झूठ है। कंपनी लॉ के अंदर टोटली प्रोहिबिशन है। टोटली क्या है? प्रोहिबिशन है। कोई भी कंपनी, सेक्शन 53 बात करता है, सेक्शन 53 स्टेट दैट एक्सेप्ट हैज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। सेक्शन 53 कहता है एक्सेप्ट हैज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। सेक्शन 54 में कुछ भी लिखा है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट अ डिस्काउंट। कंपनी कोई भी शेयर, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़ के, ये मैं बताऊंगा क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर। अगर नॉर्मली मैं बात करूं, कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है डिस्काउंट पे, कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है डिस्काउंट पे, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? जी सर। ठीक है। नो सर। अब आता है एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, कंपनी में इशू शेयर एट अ डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर। एक कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पे क्रेडिटर को, व्हेन द डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर इन परसेंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी प्लान, रेजोल्यूशन प्लान और डेट रिकंस्ट्रक्शनिंग स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द एनी गाइडलाइंस और डायरेक्शन और रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। भाई बैंक ने क्या कर रखा था? लोन ले रखा था, सॉरी कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा था, मान लो, या कोई क्रेडिटर थे किन्हीं से लोन ले रखा था। अब कंपनी के पास पैसा नहीं है लोन पे करने के लिए। अब कंपनी क्या कर रही है? आरबीआई ने क्या किया? कोई रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंगली, आरबीआई का कोई रेजोल्यूशन प्लान था जिसमें उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, अगर आप पैसे नहीं दे सकते
आप एक काम करो, जितना आपका डेट है उसके बदले में हमें शेयर इशू कर दो, आपका डेट माफ हो जाएगा, आप शेयर इशू कर दो। तो अगर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू कर रही है क्रेडिटर को एज पर दी कौन से प्लान के अकॉर्डिंगली, रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंगली या डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली, जिसको आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है, तो इस केस में कंपनी शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट में, वैसे नहीं कर सकती। स्वेट इक्विटी शेयर अलग केस है, वो एक्सेप्शन है, उसमें भी स्वेट इक्विटी शेयर में आगे बताऊंगा क्या होता है। बाकी अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं, आप साफ कहेंगे नहीं कर सकती, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, स्वेट इक्विटी को छोड़ के और किसी डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अकॉर्डिंगली अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रही है तो कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। किसी का जी कोई सर डाउट हो क्लियर तो है। मुझे बताओ। नो सर कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेनल्टी की। पेनल्टी वेयर एनी कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी कंपनी सेक्शन के प्रोविजन को कंप्लाई करने में फेल हो जाती है, उस केस में क्या होगा, कंपनी और उसके ऑफिसर जिन्होंने भी डिफॉल्ट किया है उनके ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी, विच में एक्सटेंड टू अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज्ड टू द इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट और 5 लाख रुपये विच एवर इज लेस। मतलब इसमें पेनल्टी कितने अमाउंट की लगेगी, या तो जितना शेयर आपने इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट पे, मान लो कि कंपनी ने 3 लाख रुपए के शेयर इशू डिस्काउंट पे इशू करके रेज किया 3 लाख रुपए, तो या तो 3 लाख रुपए या 5 लाख विच एवर इज, जो जिनमें लोअर होगा वो, एंड द कंपनी शैल ऑल्सो बी रिफंड ऑल द मनी रिसीव विद इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% per annum from the date of issue of such share to the person to whom such share has been issued। और जिन जिनको कंपनी ने पैसा लिया है तो कंपनी क्या करेगी, उनका पैसा वापस करेगी 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। क्लियर है? समझ आ गई? तो कंपनी नहीं कर सकती डिस्काउंट पे इशू, अगर पता चल गया किसी कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इशू, मतलब सर कंपनी देगी, इंटरेस्ट लगा के कंपनी देगी 12% के, हाँ उसको रिटर्न वापस पैसा। हाँ, वो डेट बन जाता है ना, फिर ठीक है। वो डेट बन जाता है, जब रिफंडेबल हो जी जाता सर। है तो वो डेट बन जाता है, तो उस केस में फिर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी ओके उसको। सर। क्लियर है? जी सर क्लियर है। यहाँ तक किसी का डाउट हो, यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी सर। नहीं। चलो आगे बढ़े। यस। अब आता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अब बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि भाई जिन्होंने भी एप्लीकेशन लगा रखी थी शेयर लेने के लिए, उनको क्या करना, शेयर अलॉट करना, उनको शेयर इशू करना, शेयर देना। इसके बारे में बात की जाती है सेक्शन 39 के अंदर। सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 read with the rule 12 of the company prospectus and allotment of security rule 2014 deal with the allotment of security। क्या बात करता है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी की बात करता है। क्लियर है? समझ आ गई? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड ओनली व्हेन अमाउंट स्टेटेड इन द prospectus has minimum amount has been subscribed and payable on application for the amount so stated have been paid or received by the company by check or by instrument। अलॉटमेंट कब होती है भाई? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 39 कहता है कि सर एप्लीकेशन के बाद। हाँ, अलॉटमेंट क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था अंडरराइटर्स के बारे में, बताया था ना अंडरराइटिंग क्या होता है। भाई देखो क्या होता है, कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी को मिनिमम अमाउंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए, मिनिमम जी सब्सक्रिप्शन ना सर। मिल जाए, या कोई भी एप्लीकेशन का पैसा मिनिमम एप्लीकेशन ना मिल जाए। तो जब तक कंपनी को मिनिमम एप्लीकेशन का पैसा, मान लो अगर प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि कंपनी को कम से कम 5 करोड़ पब्लिक से पैसा मिलेगा तभी कंपनी अलॉटमेंट करेगी, अदरवाइज जितना भी पैसा लिया है वो सारा वापस करना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना बता रखा था, 5 करोड़ मान लो। तो जब तक 5 करोड़ कंपनी को नहीं मिल जाएगा, कंपनी शेयर इशू अलॉट नहीं करेगी। क्लियर है? समझ आ गई? तो वो जो मिनिमम
सब्सक्रिप्शन सर। का लिखा होता है कि कितना अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव होना चाहिए, तो वो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर। हाँ यस सर। हाँ, अब आता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, अब क्या होता है कि एप्लीकेशन पर मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी shall not be less than 5% of the nominal amount of the security or such other percentage or amount has may be specified by the SEBI। भाई ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनी मिनिमम अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव करेगी वो 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, मान लो अगर फेस वैल्यू 10 रुपए की है तो मिनिमम एप्लीकेशन पे कितना पैसा होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए कम से कम, इसका कम से कम 5%, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर इतना नहीं रिसीव होता या कोई भी अमाउंट जिसको सेबी ने स्पेसिफाई किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, अगर नहीं होता फिर कंपनी को ये सारा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर। फॉर्म PS3 क्या होता है? लिखो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म PS3? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बात करता हूं, क्या है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट की। व्हेनेवर अ कंपनी, हाँ, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बात करते हैं। फॉर्म PAS3, फॉर्म PS3 क्या कहना चाह रहा है कि व्हेनेवर अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है और वो क्या कर रही है, अलॉटमेंट कर रही है सिक्योरिटी की, कंपनी ने कोई शेयर अलॉट किए तो कंपनी उस अलॉटमेंट की रिटर्न फाइल करती है, किसको? ROC को। ये 30 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए फॉर्म PS3 के अंदर। जब कंपनी ने मान लो अलॉटमेंट की शेयर की तो कंपनी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करती है, रिटर्न फाइल करती है ROC के अंदर, और ये अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर में फाइल हो जानी चाहिए। अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के अंदर क्या होता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के अंदर जो PS3 में अटैच होकर जाती है तो उसमें पूरा लिस्ट ऑफ अलॉटी, किन किन को शेयर अलॉट हुए, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, कितने नंबर ऑफ शेयर उनको अलॉट हुए, ये सारा मेंशन होता है। और इस लिस्ट को सर्टिफाई किया जाता है सिग्नेटरी के द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा। क्लियर है, समझ आ गई? तो कंपनी जब अलॉटमेंट करेगी, अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करेगी PAS3 फॉर्म के अंदर, और वो किसको फाइल होती है? ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। PS3 के साथ कंपनी अटैच करेगी लिस्ट ऑफ अलॉटी, जिसमें क्या होता है, जिन जिन को शेयर हुई, इशू है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, पूरे का पूरा होके यहाँ पर चलता है। क्लियर है, समझ आ गई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ यहाँ तक। जी सर, क्लियर है। आगे नो बढ़े? सर, कोई डाउट नहीं। चलो यस सर। जी अब सर। आता है फर्दर इन केस ऑफ सिक्योरिटी नॉट बीइंग बोनस शेयर। अगर कोई शेयर सिक्योरिटी थी जिसको अलॉट किया गया है एज अ फुली और एज अ पार्टली पेड अप, कोई भी सिक्योरिटी थी इसको एज अ फुली या पार्टली पेड अप कंसिडरेशन अदर देन कैश अगर इशू किया गया है तो लिस्ट इस PS3 के साथ वो क्या अटैच होगा? कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली स्टैम्प पर्सन टू विच सिक्योरिटी हैज बीन allotted together with the contract of sale if related to the property or asset, a contract for service or other consideration shall be attached to the form PS3। तो फॉर्म PS3 के साथ क्या क्या अटैच होगा? फॉर्म PS3 के साथ अटैच होगा क्या? पहला, लिस्ट ऑफ जो भी हमारे क्या है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपने शेयर के बदले में प्रॉपर्टी दी है तो उसकी पूरी स्टैम्प, उसकी पूरी डिटेल दी जाएगी कि भाई क्या है, किस तरह से है, तो वो भी अटैच होकर यहाँ पर चलेगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई? जी सर। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिड्यूस टू द राइटिंग, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है राइटिंग में नहीं है, मान लो द कंपनी शैल फर्निश अलोंग विद द PS3 कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प विद द स्टैम्प ड्यूटी हैज पर दी हैज वुड बीन पेबल इन इफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिड्यूस। तो इसको काट दो, ये कुछ नहीं है, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर, आप सिर्फ यहाँ तक कर लेते।
आप सिर्फ यहाँ तक करना, दैट्स इट। क्लियर है, समझ आ गए सर? हाँ जी। जी सर। सर जब वो अपने शेयर्स के बदले में अगर वो प्रॉपर्टी लगाती है तो उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई केस वेस चल रहा हो तो वो फिर भी वो लगा सकते हैं, वो वो तो वही देखो, वाला प्रॉपर्टी? वो तो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है यार, वो तो पहले सारी वेरिफिकेशन होती है। आप कुछ पे कर रहे हो आपका, तो वो तो पहले वेरिफिकेशन होती है, लेकिन ये तो बाद की चीज़ है। अगर आपने अलॉटमेंट कर दी और कंसिडरेशन कैश में ना करके कुछ और दिया है, तो उस सारे की डिटेल आपको फिर PS3 में देनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। अब बात करता है रिफंड ऑफ मनी। रिफंड ऑफ मनी क्या होता है? रिफंड ऑफ मनी अगर क्या हुआ, इन केस वेयर द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज बीन, अगर कोई भी मिनिमम अमाउंट था वो रिसीव नहीं हुआ, मिनिमम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा? इन केस वेयर द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब एंड some payable on application received within a period of 30 days from the date of issue of prospectus or such other period has been subscribed by the SEBI। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई इन केस कंपनी को मिनिमम अमाउंट नहीं मिला, जो उसने अपने प्रोस्पेक्टस में बता रखा था कि कम से कम मुझे, जो मैं शेयर इशू करूंगी तो कम से कम मुझे 5 करोड़ रुपया मिलेगा, अगर वो नहीं मिला, ये जो भी एप्लीकेशन का पैसा था वो नहीं मिला, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और सच अदर पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द सेबी। जितना भी अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया हुआ था सारे का सारा कंपनी फिर क्या करेगी? वापस करेगी। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। एप्लीकेशन मनी शैल बी तो सर रिपेड। इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी ना फिर तो? एप्लीकेशन मनी शैल बी रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 दिन। जैसे ही आपका क्लोजर होगा इशूज के 15 दिन के अंदर अंदर आपको सारे का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इफ एनी मनी इज नॉट रिपे विद इन सच पीरियड, अगर 15 दिन के अंदर अंदर आप नहीं पे कर दे, तो जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी ऑफिसर हैं, वो क्या होंगे? जॉइंटली और सेवरली क्या होंगे? लाइबल होंगे। समझ आ गए? और उन पे 15% का इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। क्लियर है? चाह तो आप 15 दिन के अंदर कर दो तो बिना इंटरेस्ट के साथ आप कर सकते हो, अगर 15 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया ना आपको, फिर 15% इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। समझ आ गई? क्लियर है? तो सर डायरेक्टर पे लगेगा ना? डायरेक्टर डायरेक्टर और ऑफ जो द भी कंपनी, ऑफिसर है उस पे 15% लगेगा। the director of the company who are officer in default shall jointly and severally liable for repay the money with interest rate। ये क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, रिपे कौन करेंगे? कंपनी के डायरेक्टर ही करेंगे ना, ऑफिस इन डिफॉल्ट है हाँ वो। जी सर। हाँ। अब आगे आता है हमारे पास इशू ऑफ सिक्योरिटी। कंपनी किन किन तरीकों से सिक्योरिटी इशू ठीक है। करती है? इशू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इशू करने के कौन कौन से तरीके हैं? इशू ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ भाई सौरभ, कोई डाउट? सर इसके अंदर रिफंड ऑफ मनी के नीचे पेनाल्टी भी तो है, पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट, सेक्शन 39 सबसेक्शन 5। वो आगे आएगा, वो सेम टू सेम है जो हमने ऊपर पेनल्टी पढ़ी है ना, इनकी कॉमन पेनल्टी जी नीचे भी सर। आएगी। ओके ओके सर। मैंने एक ही जगह ये लगा रखा है पेनल्टी वाला, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही थी तो मैंने एक ही जगह डाल दी थी। क्लियर है? ओके जी हाँ, सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। पहले यहाँ तक किसी का डाउट हो तो मुझे यस बता सर। दो। नहीं सर, क्लियर है। चलो, अब इशू ऑफ जी सर क्लियर है। सिक्योरिटी। एक कंपनी किन किन तरीकों से सिक्योरिटी इशू कर सकती है, बात करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के थ्रू, या फिर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इशू ऑफ एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तीसरा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। राइट इशू, इशॉप, इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस,
बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये अलग अलग तरह के क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इशू होते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? अलग अलग तरह के क्या जी होते सर। हैं, टाइप्स ऑफ सर इशू। ये इश्यूज जो है सिक्योरिटी की, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, प्राइवेट कंपनी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती नहीं 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 प्रोवाइड। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जी ये वाला दोनों कर सकती है, पब्लिक भी कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकती है। ये वाला प्राइवेट प्लेसमेंट पे ही सिर्फ कंपनी कर सकती है, पब्लिक इशू नहीं कर सकती इसका, एक प्राइवेट कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी। प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिर्फ कौन कर सकती है, एक पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट पे आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो फिर प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है। राइट इशू दोनों कंपनी कर सकती हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अगर कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो ये दोनों कर सकती हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी। इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस दोनों कर सकती हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी। बोनस इशू दोनों कर सकती हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी। स्वेट इक्विटी शेयर्स दोनों कर सकती हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। क्लियर है? लेकिन सर पब्लिक प्राइवेट कंपनी इनविटेशन नहीं दे सकती ना कि हमारे आके शेयर्स परचेज करो या हमारी पब्लिक को नहीं दे सिक्योरिटी सकती, परचेज करो, तो पब्लिक पब्लिक को नहीं दे इनविटेशन दे सकती, सकती। अपने अपने बंदों को तो दे सकती है ना, जो इंटरनल है।